नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का आर ओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज की इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आर ओ परीक्षा के लिए खास हैं और उनमें परीक्षा के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपी हुई है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की वीडियो में शामिल है और उनसे जुड़ी हुई कौन सी खास बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारा एक खास ऑफर, क्योंकि संस्कृति आईएएस ने दिवाली के इस अवसर पे आपके लिए खास ऑफर शुरू किया है जिसमें आपको सभी कोर्सेज पे 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे पहले यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स पे आपको देखने को मिल रहा है कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें सीसेट कोर्स भी फ्री है और इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। इसी के साथ ही यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में 70% का डिस्काउंट मिल रहा है और फीस बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। ऐसे ही ऑफर आपको मिल रहे हैं यूपीएससी कोर्सेज पर, बाकी पीसीएस कोर्सेज पे। तो आप लोग अपने एग्जाम के हिसाब से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के लिए ही वैलिड है। तो आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग 9555124124 पे कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व भी करा सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारी पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो देखिए, जब कभी हम लोग स्थानीय स्वशासन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के साथ ही हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 243 घ, कौन सा 243 घ में आरक्षण की व्यवस्था की गई है स्थानीय स्वशासन के अंदर, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो शुरुआत से ही हो गया था मामला, और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं और कैटेगरी वाइज भी है, जनरल, एससी, एसटी, इस प्रकार से आरक्षित है मामला इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कथन है बिल्कुल ठीक है, जागरूकता आई है और चीजें हुई है, आरक्षण मिला है इनको। कह रहा है कि महिलाएं लंबे समय से मांग कर रही थी, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ना तो कोई आंदोलन हुआ है, ना ही कभी मांग की गई है। जब चीजें शुरू हुई तो उनको आरक्षण शुरुआत में ही दे दिया गया था और महिलाओं को इसमें व्यवस्थित करने के लिए चीजें हुई हैं। ठीक है, तो कारण जो है वो गलत है, जबकि कथन सही है। तो यानी कि ए सही है और अर्थ गलत है। तो ए सही है और अर्थ गलत है, इसलिए हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट? उम्मीद करते हैं नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए, जब हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हमें कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 352 में है और 3 कारण बताए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 कारण में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये बिल्कुल ठीक है। आंतरिक अशांति पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया क्योंकि प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं है। इसके अलावा वित्तीय संकट की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 में आता है, और संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में हम लोग अनुच्छेद 356 को पढ़ते हैं। ठीक है, 356 को पढ़ते हैं कि भाई जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, विधानसभा विघटित हो जाए, और अनुच्छेद 365 पढ़ा जाता है कब, जब स्टेट गवर्नमेंट केंद्र के आदेशों का पालन नहीं कर पाती। तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि प्रश्न का जो उत्तर है वो ए सही है। ठीक है, चीजें क्लियर सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिए गए हैं। इनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही की जाती है। इनकी नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। तो देखिए, इनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही की जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संविधान के अगर हम लोग अनुच्छेद 224 को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि भाई राष्ट्रपति के अधिकार में है ये सारा का सारा मामला। अगर लगता है कि भाई कार्य पेंडिंग हो रखा है, संख्या कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करवा सकता है। ये मामला उसके हाथ में है। हालांकि 2 वर्षों के लिए ही की जाती है जनरली, ये भी स्थिति इसमें शामिल होती है, तो करा सकता है, हो सकती है। उच्च न्यायालयों के लिए मामला ये है। हालांकि अधिकतम आयु 60 वर्ष है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए 62 वर्ष, क्योंकि 62 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति इस पद पे आ नहीं सकता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक के साथ हम जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अगला देखते हैं, कोरम के बारे में कह रहा है। कोरम मतलब एटलीस्ट 10% सदस्य मौजूद होने चाहिए, 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक है। ये बिल्कुल, विधानमंडल की बैठक करवानी है तो भाई 10% सदस्य मौजूद होनी चाहिए, तभी बैठक होगी, वरना नहीं हो सकती बैठक। तो बैठक कराने के लिए मिनिमम सदस्य संख्या इतनी तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा कह रहा है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 189 में वर्णित है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा 189 के क्लॉज 3 में वर्णित हो रखी है ये, और ये बोल रखा है कि भाई 10वां हिस्सा सदन का या फिर 10% सदस्य होने जरूरी, तभी बैठक होगी, वरना सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। और ये लोकसभा के लिए भी मान्य है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, दोनों ही ठीक हो गए। तो दोनों ही ठीक की स्थिति में हमारे प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 219 या अनुच्छेद 213। तो देखिए यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 213 में मिली हुई है पावर सारी की सारी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, अध्यादेश कब जारी होता है? जब आपकी विधानसभा नहीं चल रही हो लेकिन कोई कानून बनाना जरूरी हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल साहब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 213 के तहत कौन कर सकता है अध्यादेश जारी? हम देखते हैं कि 213 में हो सकता है राज्यपाल के द्वारा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, याद रखिएगा। और ये 6 सप्ताह के लिए होता है, यानी कि जैसे कि विधानसभा नहीं चल रही होती है, लेकिन जब विधानसभा बैठना शुरू कर देते, सेशन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद 6 सप्ताह का समय मिलता है। 6 सप्ताह में इस अध्यादेश को पारित कराना जरूरी होता है, अदरवाइज ये लैप्स कर जाएगा, यानी कि इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो 6 सप्ताह का समय जर्नलिस्ट के लिए रहता है। चीजें क्लियर है? तो प्रश्न का उत्तर जो है वो डी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 213 ही सही है उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। बेशक ये दूसरा सदन है, लेकिन इसका स्थायी इस तरह है। ठीक है, कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये बात भी ठीक है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, और हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चुनाव भी होता है, ये भी सच्चाई। दोनों कथन ठीक है, यानी कि दोनों सही है, दोनों सही है, गलत वालों पे हमें जाना नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। दोनों सही किया तो हमें देखना कि सही व्याख्या कर रहा है या सही व्याख्या नहीं कर रहा, अब हमें ये चीज देखनी है। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, क्या इसी वजह से स्थायी सदन है ये? नहीं, दरअसल इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, और 2 वर्ष का पैटर्न रखा गया ताकि ये कभी खंडित ना हो, और ये कभी खंडित नहीं होता, इसी वजह से इसको स्थायी सदन कहा जाता है। तो सदस्य वाला मामला नहीं, खंडित कभी नहीं होता, इसी वजह से स्थायी सदन है ये। तो सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है इसकी। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, और जो हमारा ए है वो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर बी लेकर के जाएंगे, क्योंकि सही व्याख्या नहीं हो पा रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय को धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाता है? संचित निधि आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित किया जाता है। ठीक है, तो ये शामिल नहीं होगा धन विधेयक में। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित, इसको शामिल नहीं किया जाता है भैया। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। कर से संबंधित सभी चीजें मिल जाएंगी, ऋण से संबंधित मिल जाएगी, लेकिन जुर्माने और अर्थदंड से संबंधित आपको कोई भी बात इसमें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये शामिल नहीं होता, और यही सही है, और बी हो जाएगा हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, उदाहरण, संचित निधि से खर्चा वगैरह वो सब हमें देखने को मिल जाएगा संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित धन विधेयक के अंदर। ठीक है, चीजें क्लियर सभी को? बढ़िया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, और मौलिक कर्तव्यों में हमसे कह रहा है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी किया जा सकता है। देखो, संवैधानिक प्रक्रिया से मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम छेड़छाड़ कर सकते हैं, संविधान का संशोधन करेंगे, उनको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये सब चीजें हैं। बस संविधान की मौलिक संरचना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो बढ़ाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी किया जा सकता है। अब देखिए, जो परमादेश यहाँ लिखा हुआ है वो कहाँ पर मेंशन होता है जनरली? अनुच्छेद 32 में। संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हनन की स्थिति हम लोग देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जिसमें परमादेश शामिल है, इसको मैंडेमस कहा जाता है। 5 रिट होती है ना हमारे पास में, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, और इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षण लिख। अब ये 5 हमारे पास में होती है, तो परमादेश जो होती है वो किस लिए जारी कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों के लिए, ना कि मौलिक कर्तव्यों के लिए। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे लिए डी। सो सिंपल। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसमें लाला लाजपत राय को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, इसके विरोध स्वरूप बंबल में हड़ताल का आयोजन किया गया था। देखिए,
अब यहाँ पर स्थिति हमें क्या पता लगती है कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, सर जॉन साइमन थे इसके अंदर अध्यक्ष इसके अंदर, तो नवंबर 1927, और ये एक 7 मेंबर बॉडी थी। अब ये 7 मेंबर बॉडी जो थी ना, लेकिन सारे के सारे जो थे इसके अंदर वो अंग्रेज थे। तभी तो हम लोगों ने बोला साइमन गो बैक, यही तो कहते थे हम लोग, साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाते थे, विरोध करते थे इसका। तो ऐसी स्थिति में लाला लाजपत राय भारतीय सदस्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सब अंग्रेज थे और चीजें गलत हो जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरे में कह रहा है कि इसके विरोध स्वरूप बंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और जो बंबई की हड़ताल थी वो बहुत ज्यादा खास भी थी। बंबई की हड़ताल इसलिए खास थी क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लाला लाजपत राय जो थे वो लीड कर रहे थे विरोध प्रदर्शन को, और लीड करते समय ये देखा जाता है कि पुलिस की लाठीचार्ज होती है और ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके आखिरी जो वर्ड हैं वो कई बार चर्चाओं में रहते हैं। तो इनके आखिरी जो वर्ड थे वो कहते हैं कि एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन, यानी कि मेरे शरीर पे पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत में कील का काम करेगी। ये इनके अंतिम शब्द है, याद जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है, चीजें क्लियर। तो पहला गलत और दूसरा सही, और दूसरा सही तो हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 यानी कि बी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के तहत जमींदार को भूस्वामी बना दिया गया था। तो देखिए भाई, जो हमारी ये स्थायी बंदोबस्त है इसको हम लोग स्थायी जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी पढ़ते हैं, ये सच्चाई है इसकी। तो जमींदार को भूस्वामी बना दिया गया था, बात ठीक है। कह रहा है कि गांव की चरगाह और प्रति भूमि पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया था, क्या ये बात सही है? तो देखिए ये काम इसमें नहीं हुआ था, स्थायी बंदोबस्त में नहीं हुआ था। दरअसल ये रेयतवाड़ी प्रथा में हुआ था, क्योंकि पूरा का पूरा जो गांव था उसको एक रेयत अनाउंस कर दिया जाता था और फिर वहां से पूरे के पूरे जो राजस्व की वसूली थी वो की जाती थी। तो चरगाहों को और प्रति भूमि को सभी को अपने कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने इस समय। तो इस मामले में तो ये गलत है, रेयतवाड़ी के मामले में सही है और पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो बन जाएगा सी, क्योंकि केवल एक के साथ ही हमें यहाँ पर जाना होगा। ये कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो के जो प्रश्न थे, यानी कि इस क्लास के जितने प्रश्न थे उन पर चर्चा हम लोगों ने बढ़िया से कर ली है, सारी बातें हो गई हैं। तो वीडियो पसंद आई है, बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी की बातें होगी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।